अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट चैनल, अपना चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला बिहार विधानसभा से जुड़ी तमाम तर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है और हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि हर उस संभावित प्रत्याशी से हम मिलेंगे जो कहीं ना कहीं किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। इस वक्त हम एक जो है साहब लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ पहुँचे हैं। कोचा धामन से बाइसी पहुँचे और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक जनाब रुकनुद्दीन साहब, जिन्होंने अभी अभी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है। हम सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हैं सर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। जी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। साथियों, आपको बता दें कि रुकनुद्दीन साहब ने पहले कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, उसके बाद फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप इलेक्शन लड़े, लेकिन अब इन्होंने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है। तो सीधा सीधा सवाल हमारा आपसे यही है सर कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस रुकनुद्दीन साहब ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत की थी, जिस अख्तरुल ईमान की मुखालिफत की थी, आज उन्हीं की क़यादत में और उन्हीं की सदारत में कहीं ना कहीं अपनी सियासी करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो बदलियाँ, ये जो तब्दीली आई सर, इसकी वजह क्या है? देखिए, चूँकि पूर्व के लोकसभा चुनाव में जी हमारे रिश्तेदार लोकसभा प्रत्याशी थे जदयू के सैयद महमूद असफ साहब, कि वो हमारे भाई थे, व्यक्तिगत पार्टी नहीं रिश्ता कह के हम लोगों ने उनका साथ दिया था। जहाँ तक विरोध का सवाल है तो उस वक्त भी टारगेट हम लोग का राजद और कांग्रेस ही था। हम लोग एमआईएम के मुखालफत में न कोई भी सभा किया है, न कहीं एमआईएम के बारे में हम लोगों ने, खासकर मैंने एज ए पूर्व विधायक उस सब्जेक्ट पर कहीं बोला भी है। लेकिन आज जब आप मजलिस में आ गए हैं तो आप ही के मजलिस के लोग आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस शख्स ने हमें कमज़ोर करने की कोशिश की, आज वो अपने आप को मजबूत बनाने की पहल कर रहे हैं। कमज़ोर करने की बात नहीं है, चूँकि प्रत्याशी जिनका हम लोग साथ दे रहे थे महमूद असफ साहब, पूर्व में 2009 में भी लोकसभा चुनाव में उठे थे जदयू से, तो और फिर इस बार भी उठे और कुछ ही मतों से हारे, जिसकी जानकारी आप लोगों को है। और 22 विधानसभा उनका होम विधानसभा था जी। इसलिए हम लोगों ने उनका पुरजोर साथ दिया। और जहाँ तक मजलिस में जाने का मसला है तो ये एनआरसी, एनपीआर और सीए के मसले पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने जो इस इशूज़ पर जितना प्रोग्राम कराया, तो मैं इम्प्रेसिव हुआ कि मुल्क के हालात के मद्देनज़र मजलिस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को लेके चलने की बात, और जो संवैधानिक सिस्टम है जिस पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में अगेन एंड अगेन स्टेटमेंट दिया, जिसको हम लोगों ने सुना। सुनने के पश्चात हम लोग को लगा कि इनकी क़यादत में पॉलिटिक्स करना चाहिए और जिसमें सभी धर्मों का ख्याल रखा गया है, इसलिए हमने मजलिस को ज्वाइन किया है। चलिए, क्योंकि आप विधायक रह चुके हैं तो मेरा आपसे ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अपने कार्यकाल में आपने कुछ ऐसा तो ज़रूर किया होगा जिससे आने वाली नस्लें आपको याद करें। कोई ऐसा काम किए हैं जिसकी वजह से आप एक अरसे तक जाने जाएंगे इलाके में? देखिए, चूँकि 22 विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र था, यहाँ से मुझे कोई लंबा प्रतिनिधित्व करने का तो मौका नहीं मिला। सिर्फ 5 साल ही मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में किया हूँ, लेकिन कुछ काम है जो ऐतिहासिक काम हुआ है। जैसे कुछ कनेक्टिंग विलेज में बड़े बड़े पुलों का निर्माण, जैसे एक सौराधार है। आपके कार्यकाल में ही हुआ है? हाँ, एक सौराधार है जो नियर अबाउट पुलिया निगम से 5 करोड़ से ऊपर का काम था। और एक जूड़ी धार है जो डगरवा और बायसी को कनेक्टिंग करता है। और एक भदेशर है, घाट है, और एक मनेन धार है जो ऐतिहासिक धार था। आज़ादी के बाद से लगातार इन धारों पर, और एक गेदरी धार है जो अदकेली पंचायत में, इन लोगों इसको जोड़ने के लिए सारे रहनुमाओं के पास बात हो रही थी, किसी ने इनको प्राथमिकता नहीं दिया। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में इन सारे जगहों पर पुल बनाया जिससे पूरे बायसी और डगरवा को कनेक्ट किया गया। जहाँ तक रहा हमारे कार्यकाल में जितने
छोटे छोटे गांव थे जिनका प्रखंड मुख्यालय से जुड़ाव नहीं था या मुख्य मार्ग से जुड़ाव नहीं था, मिसिंग लिंक का भी हम लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा रोड बनाया है, जो इलाके का ऐतिहासिक रोड है। चलिए, ये तो आपके विकास के कार्यकाल ये कामकाज हो गए। एक चीज़ और अहम चीज़ है जाननी है, अभी हाल ही में जो आपने पार्टी ज्वाइन किया है, काफ़ी तामझाम के साथ हज़ारों की तादाद में आप वहाँ पहुँचे, हालांकि इस पर कोरोना कानून के ख़िलाफ़ उल्लंघन का जो है आप पर जो है FIR भी हुआ है, खैर बहरहाल, लेकिन जिस तामझाम के साथ आपने पार्टी ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं ये चहमीगोइयाँ शुरू हो गई है आपके 22 विधानसभा क्षेत्र में कि कहीं ना कहीं आप आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको वहाँ से मजलिस के सदर साहब की तरफ से या जिम्मेदार की तरफ से कोई हरी झंडी दी गई है? देखिए, तैयारी तो मैं 2 वर्षों से लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ जी। और ये सैलाबज़दा इलाका है, बहुत सारे गांव कटकर नदी में विलीन हो गए हैं। और मैंने जब मजलिस ज्वाइन किया तो मेरा तो दावा है मैं चुनाव ही लड़ूंगा। अब रहा जहां तक टिकट का फैसला है तो ये पार्टी के आला कमान पर, जनाब अख्तरुल ईमान साहब पर, जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब पर डिपेंड करता है कि वो बेहतर क्या डिसीजन लेते हैं। अच्छा, आपने कहा कि 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और आप चुनाव लड़ेंगे, आपका ये पूरा कॉन्फिडेंस है और आप पूरी तरह से कंफर्म है कि आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन अभी हाल ही में जब आप पार्टी ज्वाइन किए होंगे तो निश्चित रूप से आला कमान की तरफ से एक शपथ पत्र पढ़ाया जाता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपको पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती है तो आप पार्टी के मुखालिफ में नहीं जाएंगे। ऐसा शपथ पत्र आपने पढ़ा होगा? शपथ पत्र को पढ़ा है, इसीलिए मैंने कहा कि पार्टी आला कमान का फैसला सर आँखों पर है। टिकट अगर नहीं मिला तो भी इलेक्शन लड़ेंगे आप, ऐसा कुछ है? टिकट अगर नहीं मिला तो मुझे उम्मीद है कि मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो फिर पार्टी का जो फैसला होगा उसको हम प्राथमिकता देंगे। चलिए रुकनुद्दीन साहब, क्योंकि आप विधायक हैं और इलाके के जो मसाइल हैं उसको आप बखूबी जानते हैं। आपका 22 विधानसभा क्षेत्र जहां 60 से 70-80% लोग खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ किसानों का अपना मसला है, युवाओं का अपना मसला है, स्टूडेंट्स का अपना मसला है, हेल्थ के लाइन में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन में और आपको रोड कम्युनिकेशन लाइन में खूब काम करने की ज़रूरत है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि रुकनुद्दीन साहब का रोड मैप क्या है, इश्यूज़ क्या है, विज़न क्या है, मिशन क्या है, प्लीज़। देखिए, जो हम लोगों का कार्य योजना था पूर्व में भी, उसमें बहुत हद तक जो रोड के मसले हैं जी, उससे हम लोग निकल चुके हैं। करीब करीब कुछ महत्वपूर्ण जगह पर जो रह गया है, तो मैं अगर कामयाब होता हूं तो उन जगहों को प्राथमिकता दूंगा। सबसे पहले यहाँ जो है शिक्षा का, जी, सरकार ने अभी +2 स्कूल्स बना दिया है, जी, वहाँ शिक्षकों की बहुत ही कमी है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उत्क्रमित उच्च विद्यालय तो बनाया गया, लेकिन जो पठन पाठन कार्य है, जो पढ़ाई लिखाई का सिलसिला होना चाहिए, उनके लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, बहुत हद तक हैंड्स की कमी है। कहीं ये क्राइटेरिया सरकार नहीं पूरा कर पा रहा है कि हाई स्कूल तो बना दिए, लेकिन हाई स्कूल में जो बच्चों के लिए जो अभी मॉडर्न एजुकेशन है, इस पे जो पढ़ाई होना चाहिए, इनके लिए जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है। इतने बड़े अनुमंडल में आज तक यहाँ कोई डिग्री कॉलेज तो बना, लेकिन डिग्री कॉलेज में शिक्षकों का यहाँ जो लेक्चरर्स होने चाहिए ये नहीं है, और जिससे यहाँ का पठन पाठन कार्य नहीं चल रहा है। तो हम लोग अगर आगे कामयाब होते हैं तो हम लोग का मास्टर प्लान है कि यहाँ का जो एजुकेशन, जो खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए जो एजुकेशंस होना चाहिए, उसके लिए ये तालीमी यहाँ पर एक माहौल बने और यहाँ एक कॉलेज हो, माइनॉरिटीज़ हॉस्टल्स हो, जिससे इस इलाके के लड़कों का भविष्य जो अपने राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं वो वहाँ नहीं जाकर ये 22 में ही तालीम प्राप्त करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जितने PSCs हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, किसी में ANM डॉक्टर्स का जो होना चाहिए कोटा, वो कोटा नहीं, कहीं एक डॉक्टर है, कहीं डॉक्टर नहीं है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अगर हम लोग कामयाब होते हैं तो सरकार को पूरी तरीके से यहाँ जो कमियाँ हैं, अब ये सैलाबज़दा इलाका है, यहाँ कनकई, महानंदा, परवान जैसी नदी बहती है और उसमें हमारा कुछ गांव 22 विधानसभा क्षेत्र का जो नदी के जद में है, जैसे चनकी, ताराबाड़ी फूल पंचायत, हरिंतोड़, हाथीबंदा, बनगावा, आपको वो मालोपाड़ा, ये सब जो कट कर विलीन हो गया। इस विलीन होने के बाद जो विस्थापित परिवार हैं
उनको पुनर्वास की आज तक कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। और ख़ासकर यहाँ के जो सांसद और विधायक हैं, इन लोगों ने इसके लिए अब तक सरकार को कोई भी रिटन सूचना या फिलहाल उन गांवों को प्रोटेक्शन करने के लिए बोल्डर पिचिंग या अन्य कार्य जो करना चाहिए, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने को मोहताज हैं, परेशान है, लोग रोड और सड़कों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कई गाँव में। चलिए, ये तो मसाइल हुए। एक अहम चीज़ और जाननी है, अभी हाल ही में कोरोना की वजह से पूरे देश में जो लॉकडाउन की स्थिति है, और आपने देखा किस तरह से बिहार के तमाम तर ज़िलों में जो प्रवासी मज़दूर आए हैं, क्या आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि अगर उन मज़दूरों के लिए यहीं पर रोज़गार की व्यवस्था की जाए? हालांकि ये जो इलाका है, पटसन की खेती होती है, धान की खेती होती है, कपास की खेती होती है, क्यों ना यहीं पर जो है साहब फैक्ट्रीज़ लगाई जाएँ, रोज़गार के मौके यहीं पे जो है साहब इस्टेब्लिश किया जाए, लोगों को जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, आपका सवाल बहुत अहम है। इस मसले पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं जी, इन्होंने छला है, यहाँ की जनता को छला है, यहाँ के मज़दूरों को छला है। इनका स्टेटमेंट था कि जो अप्रवासी मज़दूर आएंगे तो उनको रोज़गार मनरेगा की तरह उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर कहीं कोई अमल नहीं हुआ है, लोग भूखमरी के कागार पर हैं, फिर मजदूरी के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। वस्तु स्थिति ये है, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री बैठाने की दूर की बात, ये 15 साल से जो बिहार को सपना दिखाया जा रहा है कि यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे मजदूरी के लिए, यहाँ इंडस्ट्रीज होगा, अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना इस पर कोई अमली जामा पहनाया जा रहा है। जब अभी मौजूदा लॉकडाउन में जो मज़दूर बाहर से आए, इनको मजदूरी के लिए मनरेगा के तहत काम करने के लिए, वो भी डेकोरम इनका पूरा नहीं हुआ, अभी फिर मजदूर भूखमरी से कागार पर आकर और फिर दूसरे राज्य वापस जा रहे हैं। तो एक विधायक के तौर पर अगर आप जीत जाते हैं, विधायक के तौर पर आपकी पहल तो होगी ना कि साहब यहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं या हमारे मजदूर हैं जो बाहर चले जाते हैं घर द्वार छोड़कर, उनके लिए रोज़गार की पहल की जाए, ऐसा कुछ है प्लानिंग? इसको हम लोग का प्लानिंग है, इसको हम लोग प्राथमिकता देंगे कि अपने इलाके के मजदूर जो बाहर राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन करते हैं वो जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र ही में रहें। उस लायक कुछ इंडस्ट्रीज़, कुछ फैक्ट्रीज़ जो सरकार का एक सपना दिखाया जा रहा है, उसको हम लोग यहाँ कायम दायम करने की कोशिश करेंगे ताकि मजदूर अपने ही क्षेत्र में रह के मजदूरी करें, जिससे उनके बाल बच्चों का पालन पोषण हो। कहा जाता है कि रुकनुद्दीन साहब के ताल्लुकात बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ काफ़ी घनिष्ठ रिलेशन आपके रहे हैं, काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी उनके साथ रही है, फिर क्या वजह हो जाती है कि वो रुकनुद्दीन जो कल तक उनके बखान करते थकते नहीं थे, आज उनके मुखालिफ में खड़े हो गए हैं? मुखालफत की बात है, भारतीय जनता पार्टी जिसका स्टैंड हिंदुत्व है, सांप्रदायिक सौहार्द को घर बनाना है। चूँकि सेकुलर माइंड के जो भी नेता हैं और इस देश में जो गंगा जमुनी तहजीब जो आज़ादी से पहले भी था और आज़ादी के बाद भी था, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इन्होंने धार्मिक मुद्दों को उठाकर और लोगों को परेशान किया हिंदुत्व के एजेंडा पर। चूँकि यहाँ पूर्व से भी मंदिर मस्जिद था, लोग पूजा करते थे, नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन इनके आने पर एक ऐसा एजेंडा तैयार हुआ कि जैसे देखिए भारत के विभिन्न शहरों में मॉब लिंचिंग हुआ, उसमें एकदम मजबूर, जिसका कोई कसूर नहीं है, उनको एक जाति बोध कह करके बेरहमी से मारा गया। इन मामलों पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमें बहुत वफा की उम्मीद थी कि इनका स्टेटमेंट आएगा और ये भारतीय जनता पार्टी को लगाम लगाएंगे इन मुद्दों पर, जिसमें ये असफल रहे। और इन्होंने जो जितने कानून पार्लियामेंट में पास हुई, ट्रिपल तलाक, 370 एनआरसी, एनपीआर, सीएए में तो इन्होंने वोट दे दिया, जबकि इनके मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष मामले को, सांप्रदायिक मामले को इससे बलायताक रखा जाए। चलिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से आहत होकर के आपने फैसला लिया कि मजलिस की तरफ रुख किया जाए, लेकिन एक चुभता हुआ सवाल ये है कि जिस तरह से ओवैसी साहब के बारे में कहा जाता है और मजलिस के बारे में कहा जाता है, ये कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता है इसको बढ़ाने का कहीं ना कहीं जो है यहाँ के जो मौजूदा विधायक, उनके चाहने वाले
और राजद और कांग्रेस के लोग लगातार यही कह रहे हैं कि साहब ये काम दरअसल मजलिस वाले कर रहे हैं, नफ़रत की दीवारें मजलिस वाले पैदा कर रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। राजद और कांग्रेस ने तो यहाँ के पूरे देश के मुसलमानों को छला है। मजलिस ने तो अपने कौम के लिए और इस देश के लिए हक और हुकूक की बात को पार्लियामेंट में किया है। राजद और कांग्रेस वाले का एजेंडा है मुसलमानों को डराकर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट लेना। इनके टाइम में बिहार की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई, विकास शून्य दर पर चला गया। इन्होंने कुछ विकास का काम नहीं किया, मात्र एक ही एजेंडा था इनका कि मुसलमानों को डर दिखाओ। मजलिस के हमारे रहनुमा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने तो ट्रिपल तलाक में भी बोला कि ये इस्लामिक कानून है, ये शरीयतन बात है, किसी के धार्मिक मामले में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपके जो मौजूदा विधायक हैं उनके चाहने वालों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मजलिस दरअसल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की पार्टी है, ज़मीनी हकीकत इनकी कुछ भी नहीं है। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है, टक्कर दे पाएंगे? ट्विटर बॉय तो इनके नेता हैं तेजस्वी यादव जी, जो ट्वीटिंग करते हैं और मुसलमानों को भयभीत करके इनके वालिद भी सरकार में रहे और ये भी सरकार में आने की परिकल्पना करते हैं, जो संभव नहीं। अगर हम लोग उम्मीदवार हुए तो यहाँ विकास के इशू पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ेंगे और हम लोगों का जो मामला होगा ये विकास इशू है। और हम लोग की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हम लोग मिल के आए हैं इस देश में, उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस इलाके की गुर्बत और परेशानी और पिछड़ापन को दूर करने के लिए चुनाव। आखिरी सवाल ये है कि आपने अभी पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन आप ही के पार्टी में कुछ लोग हैं जो पिछले 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी दावेदारी है कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन जिस तामझाम के साथ और जिस मजबूती के साथ आपने पार्टी ज्वाइन की है, कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कई तरह के एलिगेशंस आप पर या दूरियां बनती जा रही है। इसको कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से इस दूरी को पाटेंगे आप? हम लोगों के बीच कोई दूरियां नहीं है। ये अगर कोई बोलता है तो उसका दिमागी फतूर है। हम लोग मजलिस के लोग एक हैं। मजलिस का मिशन मजलिस को मजबूत करना है और हम लोग सब मजलिस के बैनर तले हैं। जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं तो उनका काम है पार्टी को मजबूत करना और जिला के सारे प्रखंडों में पार्टी का साख खड़ा करना। ये ज़रूरी नहीं है कि हम चुनाव ही लड़ें। चुनाव नहीं लड़ के भी अगर हम अध्यक्ष हैं तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि पार्टी हमारा मजबूत कैसे हो, मजलिस मजबूत कैसे हो और मजलिस के बैनर तले हम लोग एक कैसे हों। मकसद ये होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व विधायक जी बड़ी बेबाकी से हर सवाल के जवाब इन्होंने दिए हैं और एक अहम बात इन्होंने कही है कि मजलिस दरअसल मुत्तहिद होने का नाम है, एक होने का नाम है और यहाँ पर कोई भी जो पार्टी में आता है वो किसी लालच से नहीं आता है। इनसे जब हमने पूछा कि अगर पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है तो आप क्या करेंगे, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सदर साहब का हुक्म सर आँखों पर है। इसी तरह से गांव मोहल्ला आपको दूसरे लीडरान से मुलाकात कराएगा और उनकी राय जानेगा। 22 से गांव मोहल्ला के लिए निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।